अब महंगी दवा के कारण नहीं जाएगी किसी की जान, देश के पीएम ने कर दिया है ऐलान। संसद कांड से सख्ते में आई एयर इंडिया का बड़ा फैसला, तो नतीजों से पहले टीसीएस में बड़ी घटना। आपके काम की तमाम खबरें लेकर हाजिर हैं आवाज एट 9 में, लेकिन सबसे पहले देखिए सुर्खियां। स्टंट के बाद अब सस्ती दवा का वादा, प्रधानमंत्री ने कहा डॉक्टरों के पर्चे में जेनेरिक दवा लिखने के लिए बदलेंगे कानून। अब फ्लाइट में हंगामा करना पड़ेगा महंगा, एयर इंडिया ने बनाए नियम, फ्लाइट लेट कर आने पर 5 से 15 लाख तक जुर्माना। आईआरडीए ने घटाया थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम, 28 मार्च को हुई थी बढ़ोतरी, ट्रक ऑपरेटरों के विरोध के बाद फैसला। जल्द मिलेगा सरकारी कंपनियों में पैसा लगाने का मौका, ओएफएस के जरिए एनटीपीसी, पीएफसी, सेल समेत 7 पीएसयूज में से 3 से 15% तक हिस्सा बेचेगी सरकार। बाजार की नजर कल टीसीएस के नतीजों पर, लेकिन एक दिन पहले शेयर होल्डर्स ने 16,000 करोड़ के बायबैक को दी मंजूरी। खराब विदेशी संकेतों से टेंशन में बाजार, दिन भर सीमित दायरे में हुआ कारोबार, सेंसेक्स 48 पॉइंट गिरकर बंद। योगी ने द्रौपदी के चीरहरण से की 3 तलाक की तुलना, कहा आज जो मौन है वो भी होंगे दोषी, सभी धर्मों के लिए हो एक कानून। आवाज एट 9 की शुरुआत आपके लिए एक बड़ी खबर के साथ, जो सीधे आपके काम की खबर है, क्योंकि आने वाले वक्त में ढेर सारी दवाइयों की कीमत बेहद कम होने का रास्ता साफ होने जा रहा है। आज सूरत में एक अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार जल्द ही जेनेरिक दवाओं के लिए कानून बनाएगी। इस कानून के तहत डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी, लेकिन जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवा के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं। पीएम ने यह भी बताया कि सरकार ने दिल के इलाज में लगने वाले स्टेंट समेत 700 दवाइयों और उपकरणों के दाम तय कर दिए हैं। नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपये में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपये में मिलती थी वो 30 रुपये में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए, ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया। दवाई बनाने वाले मुझसे कितने नाराज होंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर वली, बहुत स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। प्रधानमंत्री ने आज डॉक्टरों से जेनेरिक दवाएं लिखने की अपील की है, कानून लाने की भी बात कह रहे हैं, तो ये मांग देश में लंबे समय से होती रही। क्या इस अपील का कोई फर्क पड़ेगा, या कानून की जो बात कर रहे हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? जेनेरिक दवाओं के साथ एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कभी कभी कुछ प्रतिशत मरीजों की ये समझ बैठती है कि जेनेरिक दवाएं क्योंकि एक कंपनी की नहीं है, या ये कह दिया जाए अच्छी कंपनी की नहीं है, और उसी अच्छी कंपनी की अगर जेनेरिक दवा हो और उसी अच्छी कंपनी की ब्रांडेड दवा हो तो मरीज फर्क नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको ये उल्लेख करना पड़ेगा जेनेरिक दवाओं की पन्नी पे दवाई की कि ये इस कंपनी की बनी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टरों को आदत डलवानी पड़ेगी। डॉक्टर, आप जो कह रहे हैं वली साहब कि डॉक्टरों को आदत डलवानी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर जेनेरिक दवाइयां होने के बावजूद भी महंगी दवाएं लिखते, क्यों नहीं लिखते वो जेनेरिक दवाइयां? डॉक्टर्स को कभी भी इंफीरियर नहीं फील करना चाहिए जब वो एक जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन दें। तीसरी बात, केमिस्ट को भी पेशेंट से नहीं पूछना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि ये जेनेरिक दवा 3 रुपए की है और ब्रांडेड दवा 30 रुपए की है। केमिस्ट के पास जब पेशेंट बीमारी की हालत में उसका मरीज होता है, खड़ा होता है, वो सोचता है मैं अच्छी दवाई। तो डॉक्टर वली, अगर जेनेरिक दवाओं को लागू करने के लिए कोई कानून लाया जाता है तो फिर वो कितना कारगर होगा? मैं स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी को, जिन्होंने इसकी पहल की थी, और आज प्रधानमंत्री जी ने जिस दिल से ये बात कही है, उनको दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसा जो भी लेजिस्लेशन आएगा हम सब उसको पाबंदी से और उसको लगकर उसका पालन करेंगे। और मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा, इससे हमारी चिकित्सा प्रणाली में सुधार होगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली हमसे बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर वली ये कहते हुए कि अगर इस तरीके का कानून आता है तो बिल्कुल उसका पालन किया जाएगा, और एक बार जब वो चीज कानून के दायरे में आ जाएगी तो सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां ही लिखनी होंगी, जो कई गुना सस्ती होती हैं दूसरी दवाइयों के मुकाबले। चलिए अब एक और खबर जो कि आपसे जुड़ी हुई है, वो ये है कि जो भी लोग फ्लाई करते हैं या हवाई यात्रा करते हैं, अब उनके लिए खबर, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट में हंगामा और बदसलूकी करना अब
महंगा पड़ सकता है। एयरलाइंस ने बेवजह हंगामा करने वालों पर लगाम कसने के लिए नए नियम बना दिए हैं। पूरी खबर के लिए चलेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, एयरलाइंस ने क्या ये नए नियम बनाए हैं और इसका आम पैसेंजर्स पर क्या असर पड़ेगा? पहली बार ऐसा हुआ है कि एविएशन में किसी एक एयरलाइंस ने ऐसे नियम बनाए हैं ऐसे हंगामा करने वाले यात्रियों के खिलाफ जिनकी वजह से हवाई यात्रा में देरी होती है। एयर इंडिया ने यह नियम बनाया है कि अगर कोई पैसेंजर के हंगामे की वजह से विमान देर होती है तो अगर 1 घंटे तक की देर होती है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर 1 से 2 घंटे के बीच देरी होती है तो 10 लाख का जुर्माना लगेगा और अगर 2 घंटे से ज्यादा की देरी होती है किसी पैसेंजर्स के हंगामे की वजह से तो 15 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाएगा। ऐसे नियम बनाए गए हैं और इसके अलावा जो मैनेजर्स हैं, एयरपोर्ट मैनेजर्स हैं, उनको ये अधिकृत किया गया है कि वो कदम उठा सकते हैं। उनको कई सारी कानूनी अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो सीएमडी है उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एयरपोर्ट पे जो एयर इंडिया का मैनेजर है वो ये डिसाइड कर पाएगा कि किस पैसेंजर पर जुर्माना लगाना है, किस पैसेंजर पर नहीं लगाना है। इसके अलावा एक और बात बता दें कि साथ ही साथ डीजीसीए भी अपने नियम बना रही है अनरूली पैसेंजर्स के लिए और उसमें ये होने जा रहा है कि जब आप फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं उस समय आपसे आधार का नंबर लिया जाएगा या पासपोर्ट का नंबर लिया जाएगा और अगर ऐसा लगता है एयरलाइंस को कि ये पैसेंजर्स जो आम नागरिक है, जो आम पैसेंजर्स हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो उन पर जो है आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है या एक टर्म के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का हंगामा ये पैसेंजर्स करते हैं। जी रोहन, बहुत शुक्रिया। तो ये तय है कि अब अगर एयर इंडिया की फ्लाइट में आप हैं और अगर किसी तरह के हंगामे में आप फंसते हैं तो आपके लिए भारी पड़ सकता है। उम्मीद करेंगे कि पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई है, जिन नेताओं ने फ्लाइट्स लेट की और जिसकी वजह से एयर इंडिया ने डिसीजन दिया है, उन पर भी ये कारगर हो और उन्हें इससे कुछ सबक मिले। आगे बढ़ते हैं। जल्दी आपको सरकारी कंपनियों में निवेश करने का एक अच्छा मौका मिलने वाला है। सरकार 7 पीएसयूज में ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया तेज कर रही है। इसके लिए सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स से बोलियां भी मंगा ली हैं। सरकार एनटीपीसी, पीएफसी, एनएचपीसी और सेल की 10% हिस्सेदारी, इसके अलावा आईओसी जैसी कंपनियों की हिस्सेदारी, ये सब बेचना चाहती हैं। और एनएलसी की जहां तक बात है तो 15% हिस्सेदारी सरकार बेचेगी। मौजूदा दरों के मुताबिक सरकार इस विनिवेश से करीब 35,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जुटा पाएगी, जो वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार के विनिवेश लक्ष्य के 72,500 करोड़ का लगभग आधा है। देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी टीसीएस के शेयरधारकों ने 16,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। बायबैक के प्रस्ताव पर 99.81% शेयरधारकों ने सहमति जताई। फरवरी में कंपनी के बोर्ड ने 16,000 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दी थी। इसके तहत कंपनी 2.85% यानी कुल 5 करोड़ 61 लाख शेयर्स वापस खरीदेगी। इधर इन्फोसिस के कमजोर नतीजों के बाद अब बाजार को कल टीसीएस के नतीजों का इंतजार है। कैसे हो सकते हैं टीसीएस के इस तिमाही के नतीजे, मार्च तिमाही के? ये इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ है वरुण दुबे। वरुण, क्या टीसीएस इस बार बाजार को खुश कर पाएगा? क्या कहता है सीएनबीसी आवाज का पोल? देखिए, आज बाजार बंद होने के बाद ये कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी और नतीजे काफी हद तक सबड्यूड रहेंगे। दरअसल रुपये में जो एप्रिसिएशन हुआ है उसका कुछ हद तक नुकसान कंपनी को भुगतना पड़ेगा और रुपये रेवेन्यू में महज 0.4% की बढ़ोतरी का अनुमान है। लेकिन क्रॉस करेंसी का काफी हद तक फायदा कंपनी को मिलेगा और इसके लिए डॉलर आय में करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। कंपनी के जो मार्जिन है वो फ्लैट रहेंगे, मुनाफे में करीब 2% के आसपास की गिरावट हो सकती है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि पिछले साल 26 से 28% के मार्जिन का गाइडेंस दिया था। इस बार नमूना मान के चल रहा है कि ये 25 से 27% हो सकता है, यानी कि जो मार्जिन का गाइडेंस है उसमें कुछ कमी आ सकती है इस बार। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर होगा जिस पर आपको नजर रखनी है। जी बहुत शुक्रिया। तो नजर रहेगी कल टीसीएस के नतीजों पर। लेकिन इधर आज कमजोर ग्लोबल संकेतों और टीसीएस के तिमाही नतीजों के पहले शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 48 पॉइंट लुढ़ककर 29,414, निफ्टी 12 पॉइंट गिरकर 9,139 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल, फार्मा, बैंकिंग, ऑटो और आईटी शेयरों में आज जमकर बिकवाली देखने को मिली। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिला। वहीं रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। बाजार के दिग्गज भी मानते हैं कि इन्फोसिस के नतीजों के बाद निवेशक पॉजिटिव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं।
कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह ने कमोडिटी गुरु जिम रॉजर्स को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। दरअसल 2015 में जिम रॉजर्स ने बहुत से कारण गिनाते हुए भारतीय बाजार से अपना निवेश निकाल लिया था। तब भी नीलेश शाह ने उन्हें खुला खत लिखा था, लेकिन उसके बाद हालात बदले और अपने ही हाल के दिए गए एक इंटरव्यू में जिम रॉजर्स ने अपने उस फैसले पर खेद भी जताया। अब शाह ने उन्हें एक बार फिर चिट्ठी लिखी है, तो क्या लिखा है इस चिट्ठी में और आपके हमारे लिए क्या है, जानने और समझने के लिए हम बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के मार्केट रेटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, क्या लिखा है नीलेश शाह ने इस चिट्ठी में? दुनिया भर के जाने माने दिग्गज कमोडिटी गुरु जिम रॉजर्स और नीलेश शाह के बीच में जुबानी जंग काफी इंटरेस्टिंग होती नजर आ रही है। जी हाँ, जिम रॉजर्स ने 2015 में यह कहा था कि हिंदुस्तान के बाजारों से वो बड़े निराश है और सब कुछ बेचकर हिंदुस्तान से निकल रहे हैं, और तब भी नीलेश शाह ने एक खुला पत्र उनके नाम पर लिखा था। अब फिर से एक और खुला पत्र नीलेश शाह ने जिम रॉजर्स के नाम पर लिखा है, और वो इसलिए कि हाल ही में जिम रॉजर्स ने कुछ इंटरव्यू दिए और उनमें उनका ये कहना था कि मेरी गलती थी कि मैं 2015 में हिंदुस्तान के बाजारों से सब कुछ बेच कर निकल गया, जबकि ऐसा करना गलत था। और उस पर नीलेश शाह ने उन्हें काफी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जो आपके हमारे सबके काम के हैं। ऐसा नहीं कि जिम रॉजर्स ने क्या कहा ये उन्हीं के काम का है। अगर आप हिंदुस्तान के बाजारों में पैसा लगाना चाहते हैं, लगा चुके हैं, तो आपके लिए भी ये कुछ तर्क है जो आपको जरूर सुनने और समझने चाहिए। जिम रॉजर्स ने सबसे पहले कहा कि हिंदुस्तान के बाजार ऑल टाइम हाई पर हैं इस वक्त, और इस लिहाज से थोड़ा सा डर लगता है। नीलेश शाह का कहना है कि भले ही बाजार ऑल टाइम हाई पर हो, लेकिन वैल्यूएशन बाजार के अब भी आकर्षक लेवल पर है, महंगे नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो अब भी बढ़त की गुंजाइश भारतीय बाजारों में बनी हुई है। दूसरी बात, जिम रॉजर्स का यह कहना था कि हिंदुस्तान में एफडीआई बढ़ाने को लेकर सरकार ने कुछ खास प्रयास नहीं किए, तो उस पर आंकड़े दिए हैं वित्त वर्ष 2017 के, और इस आंकड़ों में नीलेश शाह ने उन्हें साफ तौर पर कहा है कि पूरे विश्व में अगर वित्त वर्ष 2017 में सबसे ज्यादा विदेशी पैसा कहीं आया है तो हिंदुस्तान में, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। जिम रॉजर्स से कह रहे हैं कि मोमेंटम है, दुनिया भर के बाजार चल रहे हैं, सब भाग रहे हैं, तो हिंदुस्तान भी चल रहा है, तो मुझे तो चलती गाड़ी में नहीं चढ़ना। लेकिन नीलेश शाह ने इसका हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया, और उनका ये कहना है कि देखिए, चलती गाड़ी में चढ़ने का अपना मजा है, रिस्क तो है, लेकिन आप राइड एंजॉय भी करते हैं, तो इस सफर का आनंद लीजिए, गाड़ी चल रही है, अच्छा सफर है, पैसे बनाइए। भारत पर वो जिम रॉजर्स कहने की भारी भरकम कर्ज है, काफी कर्ज का बोझ है, लेकिन नीलेश शाह का कहना है कि पहली बात तो ये कि रुपया हमारा बहुत मजबूत है, तो हमारे कर्ज की कॉस्ट कम होती दिख रही है, जो ब्याज का भुगतान करना पड़ता है वो कम हो रहा है, और दूसरा जो कर्ज भी है पिछले कुछ सालों में थोड़ा कम होता हुआ दिखा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। और हिंदुस्तान तो ऐसा देश है जिसने आज तक कभी डिफॉल्ट किया ही नहीं। यूरोप के ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया, तो उनके मुकाबले में हम तो बेहद मजबूत है, हमारी अर्थव्यवस्था और बैलेंस शीट बेहद मजबूत स्थिति में है। और जिम रॉजर्स का जो कहना था कि पिछले 2-2.5 सालों में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, अब इस जवाब में तो नीलेश शाह ने बड़ी लंबी लिस्ट ही बता दी कि क्या क्या नहीं किया है मोदी सरकार ने, जो मेरे लिए यहाँ बताना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि उनका ये कहना है कि ये सरकार जबरदस्त एक्शन में काम कर रही है और अब तक की सबसे बेहतरीन सरकारों में से एक है। ऐसे में जब आप पैसा उन सरकारों के वक्त लगाते थे जहां कम काम होता था, अब तो ये सरकार जबरदस्त काम करी। तो नीलेश शाह ने जो तर्क दिए हैं जिम रॉजर्स को क्यों उन्हें हिंदुस्तान में निवेश करना चाहिए, ये तमाम तर्क आपके लिए भी लागू होते हैं। अगर आप ये सोचें कि हिंदुस्तान के बाजार लाइफ टाइम हाई पर है, हम अभी उतरे या नहीं उतरे, रिस्क तो रहेगी, बाजार में हर वक्त रहेगी, लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो फिर हिंदुस्तान से बेहतरीन बाजार दुनिया में इस वक्त कोई है नहीं, ये नीलेश शाह का मानना है। बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो बाजार के गुरुमंद नीलेश शाह की तरफ से जहां उन्होंने जिम रॉजर्स को भी बता दिया कि उन्होंने कहां गलती की थी और किस तरीके से भारतीय बाजारों को पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। टाटा सन्स के खिलाफ कानूनी जंग में मिस्त्री को जोर का झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने टाटा सन्स के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में मिस्त्री ने टाटा सन्स पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इससे पहले मार्च में भी एनसीएलटी ने मिस्त्री की याचिका खारिज की थी। कंपनी एक्ट के तहत याचिका स्वीकार करने के लिए टाटा सन्स में मिस्त्री की हिस्सेदारी कम से कम 10% होनी चाहिए, लेकिन उनकी हिस्सेदारी महज 2%। एनसीएलटी के फैसले के बाद टाटा सन्स ने बयान जारी किया है कि पिछले 6 महीने में मिस्त्री ने मनगढ़ंत आरोप लगाए, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर पाए। ऐसे में उम्मीद है कि अब ये विवाद यहीं खत्म हो जाएगा। डिजिटल करो, सस्ता लोन लो। जी हां, यह है सरकार की नई पहल। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जल्दी इस बारे में एक बड़ी स्कीम लेकर आ सकती है। और क्या हो सकती है स्कीम, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े।
जी निश्चित तौर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग अलग स्कीम पर काम कर रही है और सीएनबीसी आवास को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार जल्द ही ये एक नई स्कीम का ऐलान कर सकती है, जिसके तहत जो लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है वो कटौती की जा सकती है। मुख्य तौर पर नोटबंदी के वक्त डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ावा हुआ था, लेकिन बाद में जैसे ही मार्केट में कैश फ्लो बढ़ा इसमें गिरावट भी बड़े पैमाने पर देखी गई। जो सरकार का टारगेट था उसमें करीबन 60% की गिरावट देखने को मिली है। सरकार ने जो टारगेट सेट किया है कि हर महीने करीबन 25 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन देश में होने चाहिए, लेकिन उससे सरकार पीछे दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अलग अलग स्कीम जो है सरकार लॉन्च करती दिख रही है। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही कैशबैक रिफरल स्कीम का भी ऐलान किया है और यही वजह है कि अलग अलग ऐसे स्कीम लॉन्च किए जाए जिससे कि लोग आकर्षित हो सके और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की तरफ लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित हो सके। इसीलिए सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग इस पूरे इसका खाका तैयार करने में लगी है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक भीम ऐप के जरिए एक तय सीमा तय की जाएगी। अगर इतना आप महीने भर में ट्रांजैक्शन करते हैं डिजिटली तो आप इस स्कीम का फायदा जो है ले सकते हैं, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस स्कीम के तहत कम हो सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए रौनक। तो डिजिटल कीजिए और सस्ता लोन पाइए। चलिए हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद अब फिल्म मात्र पर सेंसर की चल गई है कैंची और भड़क गई है रवीना टंडन। क्या है पूरा किस्सा, देखिए आगे। देश में 3 तलाक का मुद्दा गरमाता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 तलाक का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसकी तुलना महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण से की और कहा कि जो आज मौन है वो भी अपराधी माने जाएंगे। आज एक नई बहुत चली आ गई है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं तो मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है। वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जुलानी ने कहा है कि सीएम योगी को पहले मुस्लिम कानून जानना चाहिए, फिर इस तरह के 3 तलाक के बारे में बयान देने चाहिए। सब बातों को जानते नहीं, क्या इन सबसे बड़े हो गए वो? ये तमाम जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश के लिए आजादी दी है, जानें कुर्बान की हैं, कभी उन्होंने इस पर एतराज नहीं किया क्योंकि हमारा ये रिलीजियस राइट है। और 1952 से लेके ये डिस्कशन में रहा है। 1972 में इंदिरा गांधी के जमाने में भी आया तो, लेकिन उस पर भी नहीं कहा गया। तो हम समझते हैं मुख्यमंत्री जी को पूरी तारीख पहले समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और रिलीजियस राइट्स क्या है, संविधान की स्पिरिट क्या है, इसको देखना चाहिए। खाली बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं देखना चाहिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में है ये बात। एक बार फिर सेंसर बोर्ड और कलाकारों में ठन गई है। सेंसर बोर्ड ने रवीना टंडन की फिल्म मात्र को हरी झंडी से इनकार कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि फिल्म में महिलाओं के खिलाफ बहुत हिंसा है, इस तरह का सीन हटाए बिना सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। इस पर फिल्म की लीड रवीना ने कहा कि बोर्ड को वक्त के साथ बदलने की जरूरत है। अगर फिल्म रेप जैसे विषय पर है तो ये गुड़ की डली तो नहीं होगी। एक्टर अमोल पालेकर ने भी बोर्ड के नियमों में ढील दिए जाने की वकालत की है। फिल्म के प्रोड्यूसर कल रिव्यू कमेटी से मिल रहे हैं। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं ये साबित करना कि विद्या अपनी मर्जी से अपनी बेटी को लेकर पहुंची। सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनियां गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है। एकल अभियान नाम की संस्था और भारतीय वित्त सलाहकार समिति की सीएसआर पर जारी एक रिपोर्ट में बात सामने आई है। रिपोर्ट में कंपनियों की तरफ से 2016 में अलग अलग सेक्टर में सीएसआर के तहत खर्च की रकम का ब्यौरा भी दिया गया है। सीएसआर पर बोलते हुए एकल ग्लोबल के चेयरमैन राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कहा कि कंपनियां सीएसआर से बचने के लिए दलालों तक का सहारा लेती हैं। अगर सीएसआर का एक्चुअल पैसा नहीं देना है कंपनी को तो वो ब्रोकर आता है कि साहब मैं आपको सीएसआर कंप्लायंस का सर्टिफिकेट लाके दूंगा
25% मुझे दे देना, 75% रुपया आपका वापस। और ऐसा लोग करते हैं। और लैंड रोवर ने एसयूवी डिस्कवरी स्पोर्ट और इवोक के घटाए दाम। कितनी कम हुई है कीमत, देखिए इस ब्रेक के बाद। मुंबई हाई कोर्ट ने तंबाकू कंपनियों में सरकारी बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की है। इस पीआईएल में तंबाकू के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाए गए हैं। 28 मार्च को बढ़ाए गए गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम को थोड़ा कम कर दिया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर IRDA ने दरों में कमी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। 1000 से 1500 सीसी तक की कारों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर अब 3132 रुपए की बजाय 2863 रुपए, इससे बड़ी कारों पर 8630 की जगह 7890 रुपए का प्रीमियम लगेगा। इसी तरह ट्रकों का प्रीमियम भी 36,120 से घटाकर 33,024 रुपए कर दिया गया है। हाल में ट्रक ऑपरेटरों के बढ़ते विरोध के बाद IRDA ने ये प्रीमियम घटाने का फैसला किया। हालांकि घटाए जाने के बावजूद नई दरें पहले की दरों से ऊंची ही हैं। लैंड रोवर ने अपनी पॉपुलर एसयूवी डिस्कवरी स्पोर्ट्स और इवोक के दाम में भारी कटौती कर दी है। कंपनी ने डिस्कवरी स्पोर्ट्स के दाम में करीब 4 लाख रुपए की कटौती की है और अब ये करीब 44 लाख रुपए में खरीदी जा सकती है, जबकि इवोक की कीमत में करीब 3.25 लाख रुपए की कटौती की गई है और ये करीब 46 लाख रुपए में उपलब्ध है। कारों के इंपोर्टेड मॉडल में 30 से 50 लाख रुपए तक की कमी की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।